आज हम लोग पढ़ेंगे कि मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करते हैं और मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है ना। पहला जो टॉपिक है, प्रश्नावली 4.3 के पहले मूलों का अस्तित्व मूलों का अस्तित्व और फिर दूसरा मूलों की प्रकृति। ठीक है। अस्तित्व जांच करने के लिए, अस्तित्व का मतलब ये है कि उसके मूल आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। अस्तित्व ये बताएगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, ये अस्तित्व से पता चलेगा। ठीक है। और प्रकृति से क्या पता चलेगा कि वो किस प्रकार का आएगा। जो भी मूल आएंगे हम बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे ही कुछ चेक करके, कुछ तरीकों से चेक करके ये बता सकें कि द्विघात समीकरण के मूल किस टाइप के होंगे, यानी किस प्रकार के आएंगे, उसके मूल जो आएंगे वो क्या होगा। तो वो मूलों की प्रकृति से हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना। यानी कि अब देखो, हम लोग तो जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो उसके दो ही मूल आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे। तो कौन कौन से वो दो मूल आएंगे, वो मूलों की प्रकृति के माध्यम से पता चलेगा। और मूलों का अस्तित्व जब चेक करेंगे तो उससे हमको ये पता चलेगा कि द्विघात समीकरण का मूल होगा कि नहीं होगा। कुछ समीकरण ऐसी भी होती हैं जिनका मूल संभव है ही नहीं। ठीक है ना। सारे सवाल कुछ भी ऐसा इधर उधर से उठा के ले आ देंगे तो सबका सॉल्व नहीं होगा, सब अस्तित्व में नहीं होंगे। किसी का मान आएगा, किसी के मान नहीं आएंगे। तो मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए क्या है, एक फॉर्मूला है जिसको विविक्तकर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? विविक्तकर। विविक्तकर। विविक्तकर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी से इसको डिनोट करते हैं। काहे से? डी से डिनोट करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। यानी अस्तित्व चेक करने का जो फार्मूला है वो क्या है? b² - 4ac। ठीक है। हम किसी भी द्विघात समीकरण में जब उसके व्यापक रूप से, यानी कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तुलना करवाते हैं, तो तुलना करने से ए, बी और सी के मान मिल जाते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ए, बी और सी के मान मिल जाएंगे जब किसी द्विघात समीकरण में उसके स्टैंडर्ड फॉर्म यानी व्यापक रूप से तुलना करवाएंगे। तो ax² + bx + c ये व्यापक रूप होता है। ठीक है ना। कौन सा फॉर्मेट होता है उसका? ax² + bx + c। जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा, b का मान आएगा, c का मान आएगा। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में हम रख देंगे। तो b की जगह पे b का मान, a की जगह पे a का मान, c की जगह पे c का मान। ठीक है ना। रखने के बाद यहाँ पे d का मान जो भी आएगा, तीन कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? या तो जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, या तो जीरो से बड़ा हो जाएगा। क्या होगा? जीरो से, डी का मान जीरो से बड़ा हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि जीरो से छोटा हो। तो जीरो से छोटा क्या हो सकता है? हाँ, माइनस वाली संख्या। यदि माइनस की संख्याएं आई तो इसका मतलब है कि जीरो से, अगर जीरो से बड़ा आया तो क्या आया? धनात्मक संख्याएं आई। ठीक है ना। तो जब धनात्मक संख्याएं आएंगी और जब जीरो से छोटा संख्याएं आएंगी तो यही हमको अस्तित्व उसका बताएगा। यानी कि जब जब जीरो, डी का मान या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ा हो, या तो जीरो हो या तो फिर जीरो से, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी तब हम कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व है।
दो स्थितियां आएंगी, एक तो जीरो आ सकता है या फिर जीरो से बड़ा डी का मान आ सकता है। तो जीरो से बड़ा यानी धनात्मक संख्याएं आएंगी, और जीरो जब आ जाएगा, अगर मान लो माइनस में आता है डी का मान, तो फिर वो मूलों का अस्तित्व नहीं है, यानी कि उस समीकरण के कोई भी मूल नहीं आएंगे। ठीक है ना, क्या आएंगे? ठीक है, तो उस समीकरण के मूल नहीं होंगे, वो उनका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 माइनस 10। ठीक है, ये मान लो एक समीकरण हो गया। जब हम इससे तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो a का मान 1, b का मान और c का मान, अब विभक्ति कर चेक करें तो d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे b का मान यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 1 इंटू सी, तो सी का मान 3 त्रिकाई 9, और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 दाहम, यानी कि कितना आ गया 49। डी का मान कितना आया है? डी का मान 49 आया है। इसका मतलब ये है कि इस द्विघात समीकरण का मूलों का अस्तित्व है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर इसके x के दो मान आएंगे। ठीक है ना, तो यदि जीरो आए या फिर जीरो से बड़ा बड़ा आए तो फिर ये मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, लेकिन यदि माइनस में आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? मूलों का अस्तित्व कब होगा? हाँ, लेकिन चेक करने के लिए यही फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विविक्तिकर कहते हैं और या फिर डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है ना, डी से इसको दर्शाते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसको समझने के लिए समझ में आ गया कि मूलों का अस्तित्व कैसे चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो मूलों की प्रकृति, प्रकृति क्या होगी या फिर कैसे निकालेंगे प्रकृति को। प्रकृति का मतलब होता है कि प्रकार, क्या मतलब होता है? यानी किसी भी द्विघात समीकरण किस प्रकार का है, उसका आंसर हमको किस टाइप से मिलेगा। ठीक है ना, जैसे नेचर कहते हैं किसी व्यक्ति का वो नेचर हो तो ये कहेंगे कि उसका नेचर खराब है, उसका नेचर अच्छा है। तो नेचर मतलब उसकी प्रकृति, यानी वो किस टाइप का है। ठीक है, तो ये प्रकृति हो जाएगी। कैसे निकालेंगे इसको? इसको भी हम इसी फार्मूले की सहायता से निकालेंगे। ठीक है ना, कंडीशन तो वही होगी। ठीक है, जब हम देखो मूलों की प्रकृति जब निकालेंगे तो तीन स्थितियां इसमें भी बनेंगी। फार्मूला चेक करने का यही होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो तीन स्थितियां बनेंगी, कौन कौन सी? देखो, डी बराबर जब हम निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो डी के ये बराबर होगा। ठीक है, बराबर का मतलब जीरो के बराबर, किसके बराबर? और बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से छोटा हो सकता है। तीन कंडीशन बनेंगी तीनों, एक तो जीरो वाला, एक तो जीरो से बड़ा, और एक जीरो से, ये साइन समझ में आ रहा है ना, ये छोटे बड़े को दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जिधर ये खुला हुआ होता है उधर बड़ा होता है, और जिधर ऐसे होता है इस टाइप का तो उधर छोटा। ठीक है ना, तो इधर खुला है तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है। ठीक, तो तीन कंडीशन हुई। जब जीरो आएगा तो उसमें देखो x का मान यानी मूल तो दो ही आते हैं, कंफर्म है। द्विघात समीकरण है तो उसमें मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो होती है। तो दो मूल इसमें आएंगे, लेकिन दोनों मूल कैसे कैसे होंगे? बराबर होंगे। जब जीरो आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो के बराबर आएगा, तो दोनों मूल सेम टू सेम एक ही चीज आएंगे। यानी x का मान यदि हम जब उसके मूल निकाल रहे हैं तो x का मान यदि दो आ रहा है तो दूसरा मूल भी दो ही आएगा। दो समान मूल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होता है? ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि जब ये कंडीशन आएगी
तो दोनों मूल समान होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? यानी बी स्क्वायर माइनस फोर AC जीरो के बराबर आएगा तो दोनों मूल कैसे होंगे? फिर बी स्क्वायर माइनस फोर AC यदि जीरो से बड़ा आया तो फिर क्या होगा? मूल तो दो ही आएंगे, यानी अस्तित्व में तो है, अस्तित्व में है, तो दोनों मूल आएंगे लेकिन भिन्न भिन्न आएंगे। ठीक है ना? दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मूल दो आएंगे लेकिन दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, एक ही चीज नहीं आएगा। और तीसरा कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस फोर AC यदि जीरो से छोटा है तो फिर मूलों का अस्तित्व, और जब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा तो फिर उसके कोई भी मूल, ठीक है ना, फिर उसके कोई मूल नहीं होते। ठीक है ना? अच्छा, ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? वास्तविक संख्याओं के लिए। सारी बातें कैसी हो, किसके लिए हो रही हैं? वास्तविक संख्या मतलब समझते हो? है, कुछ भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, जीरो हो सकता है, बटे में हो सकता है, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय हो सकता है। ये सब यानी कि दोनों मूल समान होंगे लेकिन वास्तविक संख्या में ही आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि देखो, वास्तविक संख्या के अलावा भी संख्याएं होती हैं, काल्पनिक संख्या, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या, वो 11th में पढ़ने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात हो रही है, तो दोनों मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, वास्तविक संख्या होंगे लेकिन, तो सब में अब इसका कोई वास्तविक मूल संभव नहीं है। वैसे काल्पनिक मूल तो आ जाएंगे लेकिन वास्तविक मूल नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो ये हो गया, तो ये वास्तविक संख्याओं के लिए है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मूल इसके भी आएंगे लेकिन वास्तविक संख्याओं में नहीं आएगा। ठीक है ना? काल्पनिक में आ जाएगा। तो दोनों मूल भिन्न भिन्न होंगे, दोनों इसके कोई मूल नहीं होंगे और दोनों मूल समान होंगे। ठीक है ना? ये हमारा, अब हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किसी समीकरण के दोनों मूल समान है तो क्या शर्त होगी? तो दोनों मूल समान है तो ये वाली शर्त, दोनों भिन्न भिन्न मूल हैं तो ये वाली शर्त, कोई मूल नहीं है तो ये वाली शर्त। ठीक है ना? बी स्क्वायर माइनस फोर AC। ठीक है, अब देखो, जब मूलों का प्रकृति है, प्रकृति हमको पता चल गई, प्रकृति जांच करनी हो कि किस टाइप का है, तो ये प्रकृति जांच करने के लिए ये सब है। अस्तित्व जांच करने के लिए ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर AC लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एक श्रीधराचार्य सूत्र। जैसे मान लो गुणनखंड विधि से जो सवाल हल नहीं हो रहे हैं तो उसको क्या करेंगे हम लोग? श्रीधराचार्य यानी द्विघाती सूत्र भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है? चलो पहले इसको इतना थोड़ा लिख लो, फिर इसके बाद बताते हैं। लिख लिए हो? कोई दिक्कत? मिटा दें इसको? ठीक है, देखो, श्रीधराचार्य, ठीक है, श्रीधराचार्य या फिर द्विघाती सूत्र। ठीक है ना? एक ही चीज है, चाहे द्विघाती सूत्र बोले या फिर श्रीधराचार्य बोले, दोनों एक ही चीज है, सेम टू सेम है। कोई दिक्कत इसमें? नाम थोड़ा अलग अलग हो गया है। तो श्रीधराचार्य क्यों पढ़ा? क्योंकि इस सूत्र को बनाने वाले श्रीधराचार्य थे, तो उसको श्रीधराचार्य सूत्र बोल दिए। ठीक है ना? लेकिन उसका नाम द्विघाती सूत्र है। ठीक है, अब देखो, ये द्विघाती सूत्र क्या होता है? जिस समीकरण के मूल हम गुणनखंड विधि द्वारा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, उसके लिए ये फार्मूला बना। क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर AC बटा 2a। ठीक है ना? क्या आया? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर AC बटा 2a। ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। लेकिन ये आया कैसे?
ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, उसको भी बता देते हैं कैसे आया, ठीक है ना। उसमें एक और लॉजिक जुड़ा है, क्या, देखो हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, ये इसका स्टैंडर्ड रूप हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का सब में भाग दे देंगे, क्या करेंगे, ए में भाग दे देंगे, तो ए में जब भाग देंगे तो ए से ए कट जाएगा, बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर। फिर यहां से अब इसमें दे देंगे तो इसमें कुछ कटने वाला है नहीं, तो बी बटा ए एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस सी बटा ए बराबर, कोई दिक्कत, ये आया। अब देखो, अभी तो तुम लोग किताब में ये प्रश्नावली 4.3 पहले की जो बुक थी उसमें से कट गया है, उसमें एक विधि थी पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि, ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से मूल जांच करना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि का यही स्टेप होता था, क्या, कि सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसका भाग दे देते थे सब में, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है पूरे समीकरण में भाग दे देते थे, ठीक है ना, तो ये वाला कट जाता था, बाकी जो बचता था वो लिख देते थे, ठीक है ना। जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है तो भाग दे दिए, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में ये करते थे कि जो भी एक्स का गुणांक है उसका दोगुना करके जोड़ें, यानी दोगुना करके और उसका वर्ग भी करके जोड़ें और घटाएं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है बी बटा ए है, इसका दोगुना कर देंगे, यानी देखो बी बटा ए का दोगुना करेंगे, यानी कि ये ऐसे ये हो जाएगा। अच्छा, दोगुना कैसे करना है, ठीक, अब देखो क्या बता रहे थे कि ये जो x का गुणांक है इसके आधे का 2 गुना करके, ठीक है ना, लिख देते हैं एक बार, x के गुणांक के आधे का 2 गुना और वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, ठीक है ना, x के गुणांक के आधे का 2 गुना और फिर वर्ग करके जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे। आधे का 2 गुना मतलब पहले आधा कर दें, आधा का मतलब होता है 1/2 है, तो ये, या फिर आधा, सिर्फ 2 गुना नहीं होगा, ठीक है, 2 गुना नहीं होगा, 2 गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 गुना नहीं होगा। x के गुणांक का आधा करेंगे तो आधा का मतलब 1/2, किसी चीज का आधा करना मैंने उसके 1/2 में बांट देना, तो 1/2 हो गया, आधा करके फिर उसका वर्ग करके इसमें जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, तो आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा b/2a, और जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, b/2a का, ठीक है ना। अब ये देखो, अब इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b/a का x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस, अब घटाना भी है इसी को, तो b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a, और बराबर में 0 है, तो समझ में आई, बहुत अच्छी चीज है, एक बार सीख जाओगे तो सूत्र भी याद हो जाएगा और फिर भूलेगा नहीं जल्दी, ठीक है ना। लेकिन इसका लॉजिक पहले पकड़ो कि करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस b/a x, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे आया, x के गुणांक का आधा करके फिर वर्ग करके जोड़ने और घटाने पर, जोड़ भी देंगे और कुछ नहीं किए, बस उसी को लिख दिए। अब देखो यहां से हमको एक चीज नजर में आ रही है, क्या, कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x प्लस बाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2xy प्लस बाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर। अब इसमें से देखो
x की जगह पे यानी x का मान x ही है, और फिर y का मान कितना है b बटा a, कितना है b बटा a, या फिर b बटा 2a, b बटा 2a, ठीक है ना, b बटा 2a। अब जब इसको इस फॉर्मूले में सेटअप करेंगे तो ये यही बन के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बन के आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ये पूर्ण वर्ग बन गया, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिख ले, तो बचा क्या है माइनस बी बटा, वर्ग कर दें इसका तो कितना हो जाएगा 2 दूना b का स्क्वायर और 2 दूना 4a स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, फिर प्लस c बटा a बराबर 0, ठीक है। कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो इसका, तो जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा x प्लस बी बटा 2a माइनस बी स्क्वायर, अच्छा पहले एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर आएगा, क्या आएगा एलसीएम 4a स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। फिर 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया तो b स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस है यहाँ पे तो प्लस। अब देखो ये क्या होगा a से a कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक तो 4a बच जाएगा, तो 4a का गुणा c के साथ होगा जाएगा, तो 4ac हो जाएगा, 4ac, कोई दिक्कत। अब देखो ये माइनस तो था लेकिन इन दोनों के साथ है, यानी यहां पे भी माइनस आएगा अभी, यानी ये कोष्टक में है, यदि कोष्टक को खोल देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर में 0 है तो 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो एक दो स्टेप और फिर सॉल्व हो जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, इसको उठा करके उधर ले जाएं, क्या करें इसको उठा करके बराबर के उधर ले जाएं, तो बराबर के जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, और जब माइनस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 4a, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर को दोनों तरफ से हटा दें, क्या करें दोनों, अब दोनों तरफ तो है ये नहीं है एक ही तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ है ये नहीं है एक ही तरफ है। हम लोग पढ़े हैं कि यदि हम एक पक्ष से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में अंडर रूट लग जाता है, तो दोनों पक्ष में से एक पक्ष के स्क्वायर को हटा देंगे तो एक पक्ष में क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस बी बटा 2a बराबर बी स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा माइनस 4ac, इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, ये भी हो जाएगा अंडर रूट में, लेकिन जब हम उसका वर्गमूल करेंगे तो बाहर आ जाएगा, वर्गमूल जानते हो ना, तो वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर हो गया, 2a, ठीक है, 2a स्क्वायर हो गया और बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि जब हम स्क्वायर इधर से हटाएंगे और इधर अंडर रूट में लगता है तो फिर प्लस माइनस आ जाता है, यानी कि प्लस का और माइनस का ये चीज आया है, प्लस में भी हो सकता है और तो प्लस माइनस इसके साथ भी लग जाएगा। अब क्या करेंगे b बटा 2a को उठा करके उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट में है, और बटे 2a, और ये उधर गया तो माइनस बी बटा 2a, होगा कि नहीं होगा, एलसीएम ले लेंगे तो फिर से 2a आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों तो सेम सेम है तो एलसीएम 2a आएगा तो ये सब उतर आएंगे, ठीक है ना। एक लाइन इधर लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b बटा 2a, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, x बराबर माइनस बी को इधर लिख दें, इधर लिखने का मतलब थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिख दें, बाकी और कुछ प्रक्षांतरण कर नहीं रहे हैं कि बराबर के इधर तो ले नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं, हो गया
तो माइनस बी को इधर लिख देंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और फिर बटे में 2a। देखो ये बन के आ गया, यही अपने को ले आना था, ठीक है ना। ये कैसे आया है, पूर्ण वर्ग बनाने की एक विधि थी, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि अब किताब से हट गई है, नई वाली किताब से, इसलिए पढ़े नहीं हो तो पहली बार में ना समझ में आया होगा, फिर से एक बार बता देते हैं कि करना क्या था। पहले स्टेप में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा तो पूरे समीकरण में भाग दे देंगे, तो एक्स से ए कट गया, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे बी में ए का भाग दिए तो बी बटा ए आ गया, यहाँ पे सी बटा आ गया, सी बटा ए, जीरो बटा ए, तो जीरो में ए का भाग दोगे तो जीरो ही आ जाएगा। दूसरा कंडीशन सबसे बड़ी समस्या यहाँ जाती है, क्या होता है, एक्स का गुणांक जो होगा उसका आधा करेंगे, फिर वर्ग करके जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे, तो आधा करेंगे तो मतलब इसका बी बटा दो ए हो जाएगा, एक बटा दो का गुणा करना आधे करने का मतलब, तो बी बटा दो ए हो गया, फिर उसका वर्ग कर दिए, तो वर्ग करके यानी बी बटा दो ए का वर्ग किए, फिर जोड़ भी दिए और बी बटा ए का वर्ग करके फिर घटा भी दिए, बाकी जो था वही लिख दिए। फिर यहां से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का जैसे जो भी साइन रहेगा उस हिसाब से एक्स माइनस वाई का भी होल स्क्वायर बन सकता है, एक्स प्लस वाई का भी होल स्क्वायर बन सकता है, तो जो भी साइन के हिसाब से रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे यदि माइनस होता, यहाँ पे क्या होता, माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता, तो फिर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता, ठीक है ना। तो ये हुआ, तो एक्स प्लस बी बटा दो ए का होल स्क्वायर बन गया, फिर ये, फिर बाकी भिन्न है, ये कहाँ कैसे लघुत्तम लेना है, लघुत्तम के बाद क्या आएगा, कौन सा आएगा, इन सबको कर करके सॉल्व करके फिर ये श्रीधराचार्य सूत्र प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। ये अब इसका यूज कैसे करना है ये भी थोड़ा बता देंगे एक आध दो सवालों में। कोई दिक्कत हो, ना समझ में आई हो कोई भी चीज तो बताओ, और इसको लिख लो और एक बार समझोगे अपने से तब समझ में आएगा, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत हो गई कौन सा चीज कहाँ आया है तो, ठीक है ना, लिख लो इसको। चलो देखो प्रश्नावली, प्रश्नावली 4.3, ठीक है ना। पहला सवाल, क्या करना है कि पहले मूलों का अस्तित्व जांच कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो फिर उसके मूल जांच करेंगे, ठीक है ना। देखो पहला क्या सवाल है बोलो, पहले का पहला, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये समीकरण है, ठीक है। अब पहले इसका अस्तित्व जांच करें, तो अस्तित्व जांच करने के लिए ए बी और सी के मान चाहिए, तो ए बी और सी के मान कैसे मिलेंगे, जब हम तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा -3 और सी का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब अस्तित्व चेक करने के लिए विविक्तिकर लगाओ, यानी कि d बराबर b² माइनस 4ac, तो अब देखो d का मान कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर, माइनस है तो -4 है तो 4, ए की जगह पे ए का मान, तो ए का मान कितना 2, बी की जगह पे बी का मान सी की जगह पे सी का मान, तो सी का मान कितना, सॉल्व कर दो तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और ये माइनस है तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 पंचे बचा कितना -31। अब ये तो माइनस में आ गया, तो मूलों का ये तो अस्तित्व है ही नहीं, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, कि है
और जब मूलों का अस्तित्व नहीं है तो फिर हम उसके मूल नहीं निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बहुत सरल है कि नहीं है? ठीक है, दूसरा मिटा दें इसको, लिखे हो? चलो फिर पहले का दूसरा बताते हैं। फिर 3x² -4 अंडर रूट, हाँ, +4 बराबर, ये समीकरण है। ठीक है, अब इसका पहले तुलना करें तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, करो तुलना, तो a बराबर 3, b बराबर -4 अंडर रूट 3 और c बराबर, विविक्त कर लगाओ, तो b² -4ac, b की जगह पे b का मान -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a की जगह पे a का मान 3, c की जगह पे c का मान 4। अब देखो माइनस माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, और -4×3 = 12 और 12×4 = 48 हो गया। अब ये कितना हो गया, 16×3 = 48 माइनस बराबर कितना आ गया, यानी 0 आया है। इसका मतलब ये है कि ये मूलों के अस्तित्व में है, और जब मूलों का अस्तित्व है तो फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो मान, अब देखो अगर प्रकृति की बात करें तो अगर 0 आ रहा है तो उसके दो समान मूल आएंगे, जो भी आएगा दोनों मूल कैसे होंगे, समान मूल आएंगे, यानी कि दोनों बराबर आएंगे। ठीक है ना? चलो इसको लिख लेते हैं, फिर आगे इसको हल करते हैं। अतः दिए गए दिया गया समीकरण अस्तित्व में है, मूलों के अस्तित्व में है, अस्तित्व में, ठीक है, मूलों के अस्तित्व में है। अब देखो यहां से सॉल्व करें इसको आगे, तो द्विघाती विधि, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± अंडर रूट b² -4ac और बटे में ये फार्मूला होता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? अब देखो जहां पे जिसका मान है सब रख दें, x के b की जगह पे, अब तुलना कर लिए हैं तो a b c के तो मान पाई गए हैं। ठीक है ना? तो ये करें तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस है तो माइनस, b की जगह पे b का मान, तो b का मान कितना है, -4 अंडर रूट 3, फिर प्लस माइनस, अब देखो b² -4ac का मान हम यहां निकाल चुके हैं, कितना आया है, 0, लेकिन ये अंडर रूट में है तो अंडर रूट कितना हो गया, करना है तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से निकाल लो, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देते हैं, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, b² -4ac, तो मान रख के निकालोगे तो फाइनली 0 ही आएगा, तो अंडर रूट में 0 आएगा। ठीक है ना? यहाँ पे रूट नहीं लगा था लेकिन यहाँ पे रूट लग गया है। अब 2a, 2 इंटू a का मान कितना है, 3, ये हो गया। आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होगा तो, और बचेगा कितना, 4 अंडर रूट 3, 0 का वर्गमूल करोगे तो 0 ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, ना तो वो अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय होता है, तो परिमेय का मतलब ये होगा कि ये 0 वैसे ही होगा, तो 0 को छोड़ दें यहीं से, अब इसके साथ प्लस माइनस भी गायब हो जाएगा। ठीक है ना? और बटे में कितना बचा, 2×3 6। ठीक है, कोई दिक्कत? ये x का मान आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये x का मान है तो पहला वाला यही है, दूसरा वाला भी यही होगा, होगा कि नहीं होगा, है? तो 4/, अब देखो काट भी दो इसको, थोड़ा कट भी जाएगा, तो ये कटेगा तो क्या होगा,
दो दूनी 4, 6, तो x बराबर 2√3/3। कोई दिक्कत? अब इसको लिख दो, अतः दिए गए समीकरण के मूल 2√3/3 और 2√3 है। ठीक है ना, ये पहला मूल भी यही है, दूसरा मूल भी यही है। बोले भी थे कि अब दोनों मूल कैसे आएंगे, बराबर आएंगे, तो बराबर आ गया। अब हम ये तो जानते हैं कि द्विघात समीकरण है तो मूल तो दो आएंगे ही, तो पहला वाला भी यही है, दूसरा वाला भी। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, पहले अस्तित्व चेक करते हैं, फिर उसके बाद उसके मूल निकालते हैं, यदि अस्तित्व में होता है तो। ठीक है ना, चलो इसको लिख लो फिर आगे। देखो पहले का तीसरा क्या है, क्या है? 2x² -6x+3 बराबर। अब इसकी क्या करो, तुलना करो पहले। द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करोगे तो a बराबर, b बराबर और c बराबर, a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। अब देखो विविक्त कर लगाओ, d बराबर b² - 4ac, तो b की जगह पे b का मान -6² -4, a का मान 2, c का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 36 -4 दूनी 8 और 8 त्रिक, तो कितना हो गया, 36 में 12, 24 गया, ये 12 आ गया, यानी कि प्लस में आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो मूलों के अस्तित्व में है। और जब मूलों के अस्तित्व में है, लास्ट में लिख दो कि अतः दिया गया समीकरण मूलों के अस्तित्व में है। और जब मूलों के अस्तित्व में है तो सॉल्व कर लो इसको। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b ± अपॉन 2a। ठीक है, अब सबकी जगह पे सबका मान रख दो। ठीक है, माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, -6, तो -6 हो गया, प्लस माइनस b² - 4ac, तो b का मान -6 का स्क्वायर, -4 है तो 4, a की जगह पे a का मान कितना, 2, और ये c का मान 3, बटे में 2 गुणे a का मान कितना, 2, ये हो गया। अब सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 आ गया, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 6 × 36 -24, और बटे 2 दूना। अब देखो क्या होगा, ये 6 ± √36 में से 24 गया तो 12, और बटा 4। अब देखो क्या होगा, एक काम करो, वर्गमूल उसका कर दो, तो वर्गमूल 12 का कितना आएगा, 6 ± 2√3 और बटे में 4। 2√3 कैसे आया, जब 12 का वर्गमूल करेंगे तो 12 क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 का एक जोड़ा लगा तो ये बाहर आ गया और रूट में बच गया 3। ठीक है, अब देखो 2 कॉमन ले लो यहां से, तो बचेगा कितना, 3 ± √3 और बटे में 4, तो 2 से 2 क्या, ये कट जाएगा, 2 दूना आ गया, 3 ± √3 और बटे में
2, ये x का मान आ गया। ठीक है, तो एक बार प्लस का चिन्ह लो और एक बार माइनस का चिन्ह, तो लिख लो कि प्लस का चिन्ह लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और माइनस का चिन्ह लो, माइनस का चिन्ह लेने, तो माइनस का चिन्ह लोगे तो क्या होगा, x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 2, कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, तो ये आ गया 2 मूल। तो लास्ट में लिख दोगे कि अतः द्विघात समीकरण के मूल, अतः द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और 3 माइनस रूट 3 बटा 2 हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया, क्या करना था कैसे करना था, है नहीं कुछ। यदि गुणा भाग जोड़ घटाना कहीं गलत नहीं हुआ, मान रखना कहीं गलत नहीं किए, सही से मान रख दिए तो आ जाएगा, 100% है, कहीं पे भी गलत। हाँ ठीक है ना, इस प्रकार से 4.3 का ये पहला सवाल हो गया, इसको करो। ठीक है।